नमस्कार, स्वागत है तमाम दर्शकों का हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शादमा हसन और मैं हूं प्रतिभा। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जो पूरा ना हो उसे अरमान कहते हैं, जो बदले ना उसे ईमान कहते हैं। जीवन में लाख मुसीबतें लाख परेशानियां आए, लेकिन उन परेशानियों के आगे जो ना झुके उसे इंसान कहते हैं। क्या बात। तो चलिए इसी जज्बे और इसी हौसले के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। अ वेरी रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स ऑफ बिहार बिहान। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री आलोक राज। आप भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं, साथ ही साथ वर्तमान में बिहार में पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के पद पर आसीन हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगी अतिरिक्त प्रभार में भी हैं आप, प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में। आलोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत बहुत स्वागत बिहार है सर बिहान के आपका। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको शुभ प्रभात। प्रतिभा, इतने प्रतिभाओं के धनी इंसान हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हमें करने और हम आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी काफ़ी उत्सुक हो गए होंगे। बहुत सारी बातें वो आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैं दर्शकों को बता दूं कि 1989 के आईपीएस ऑफिसर हैं आप और एएसपी के पद से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज आप डीजी रैंक के पद पर आसीन हैं। इतना बड़ा पोस्ट है, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र, ये जानना चाहेंगे आपसे। 32 वर्षों का ये सफ़र है जी। और जब पन्नों को उलटता हूँ, एएसपी से लेकर डीजी तक का सफ़र, कई अनुभूतियाँ सामने होती हैं। जाहिर सी बात। कई सुखद अनुभव, कई तीखे अनुभव, कई चुनौतियाँ, कई उपलब्धियाँ। कई बार हंसा हूँ, कई बार रोया हूँ। सभी मानवीय संवेदनाओं का समावेश इस सफ़र में रहा है। पर यदि निचोड़ की बात करूं तो 32 वर्षों का ये सफ़र बहुत ही संतोषजनक, बहुत ही उत्साहवर्धक, उपलब्धियों से भरा रहा। और मुझे खुशी है कि मैं बिहार में ही रहा, अपने राज्य में आमतौर पे, और मुझे बिहार वासियों को सेवा देने का अवसर मिला। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि पीड़ितों को मदद कर सकूं, उनको न्याय दिलाने में उनकी सहायता कर सकूं, समाज में अपराध उन्मूलन, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा के लिए, विधि व्यवस्था के संधारण के लिए कार्य कर सकूं। और मुझे बेहद खुशी है कि इस सफ़र में मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली, और मैं ये कहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत ही उपलब्धियों से भरा इसलिए पाता हूँ कि मुझे लगता है कि ये सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा रहा और आम आदमी की नज़रों में मैंने अच्छा काम किया। जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, आप एक लोकप्रिय अधिकारी हैं। जहाँ भी आपने काम किया है तो आपका काफ़ी नाम रहा है और हम सभी जानते हैं आपके विषय में। आपके बारे में जानना चाहूँगी आलोक सर कि पुलिस विभाग में से जुड़ना, कहते हैं ना कि कोई भी एक लक्ष्य होता है। जब हम विद्यार्थी जीवन से ही, छात्र जीवन से ही किसी लक्ष्य की अवधारणा करते हैं कि हमें आगे चल के इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, हमें अमूमन किस करियर को चुनना है, इसका निर्धारण विद्यार्थी जीवन में ही हम कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस विभाग से जुड़ना क्या एक कोइंसिडेंस था या फिर आपकी प्लानिंग थी ऐसी कि आपको इसी डिपार्टमेंट से जुड़ना है? जानना चाहूँगी। नहीं, कॉलेज, जब मैं पटना साइंस कॉलेज का स्टूडेंट था तो तभी मेरे दिमाग में ये विचार आया था कि सिविल सर्विस देना है। जी। और सिविल सर्विस में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस 3 टॉप सर्विस होते हैं। तो जब मेरा चयन हुआ तो मेरा रैंक ऐसा था कि मुझे आईएएस शायद मिलता या ना मिलता, और आईपीएस तो निश्चित तौर पर मिलता। आईपीएस में मैं नंबर 1 पर भी था। फिर आईएफएस मिलता, फॉरेन सर्विस मिलता। तो मेरे सामने एक डायलेमा था कि मैं फॉरेन सर्विस लूं या पुलिस सर्विस लूं। यदि मैं फॉरेन सर्विस लेता तो देश की सेवा विदेशों में करता या विभिन्न मंत्रालयों में करता, लेकिन मैंने सोचा कि अपने राज्य के लोगों की सेवा करूं। क्या बात है। और चूंकि मेरा रैंक आईपीएस में बहुत ऊपर था तो मुझे ये इल्म था कि शायद मुझे बिहार काडर भी मिल जाएगा, और ये हुआ भी। तो मैंने आईपीएस को ऑप्ट किया, आईपीएस को चुना और बिहार में मैंने अपनी सेवा दी। बिहार के लोगों को सेवा करने का मुझे अवसर मिला। क्या बात है। जॉब तो सभी करते हैं, लेकिन एक भावना के साथ, एक जो जज्बे के साथ इंसान उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ता है तो वो काफ़ी खुशी देने वाली बात हो जाती है। क्यों प्रतिभा? बिल्कुल, बहुत सही। आपसे जानना चाहूँगी कि
समाज में समरसता, शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए पुलिस की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पुलिस कानून को एक्सिक्यूट करती है। जो लॉ ऑफ द लैंड होता है, हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारी जो भारत का कानून है, जो लॉ है, या कोई भी लॉ हो, स्टेट लॉ हो, नेशनल लॉ हो, उस लॉ को एक्सिक्यूट करना पुलिस का प्रमुख काम है। जी। तो हम सरकार के वह तंत्र हैं जो लोगों के बीच कानून का राज कैसे स्थापित हो, किस प्रकार से समाज भयमुक्त हो, बिल्कुल, ये हमारा दायित्व है। और ऐसे में बिहार राज्य में चूँकि विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ आती रही हैं, विशेष तौर पे सांप्रदायिक समरसता की बात हो या विधि व्यवस्था की बात हो, तो ये पुलिस पदाधिकारी के लिए एक चुनौती होता है कि आप किस प्रकार से बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द, जी, सामाजिक समरसता को आप बरकरार रखें। बरकरार रखे, कायम रखे। और ये एक कसौटी भी होती है पुलिस अधिकारी के परख की। जी। तो बेशक। पुलिस का काम ये होता है ऐसे मामलों में कि वो सबसे पहले तो बिल्कुल ही निष्पक्ष हो, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ही इम्पार्शियल। पहला काम है निष्पक्षता, दूसरा काम है सार्थकता, बिल्कुल तीसरा काम है सख्ती। यानी कि आप निष्पक्ष होकर, सार्थक होकर, सख्त होकर ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें जो सामाजिक सौहार्द को, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं या जो अपराध करते हैं। सबसे पहले स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो स्मार्ट पुलिसिंग नवंबर 2014 में सबसे पहली बार प्रधानमंत्री ने पुलिस महानिदेशक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मार्ट पुलिसिंग का जिक्र किया था। अगर आपसे जानना चाहूँ मैं, स्मार्ट पुलिसिंग आपकी नज़र में क्या है? देखिए प्रतिभा जी, पुलिस को यदि आप पुलिस शब्द कहते हैं तो पहले पुलिस का जो स्वरूप था वो ब्रिटिश पीरियड में एक कॉलोनियल फोर्स के रूप में था, और पुलिस दमनकारी छवि के रूप में पुलिस की एक दमनकारी छवि थी। फिर जब भारत आज़ाद हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हमारे देश में हुई, धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ, पुलिस की चुनौतियां बढ़ी, पुलिस का स्वरूप बदला। तो अब आज का जो समाज है, आज का जो परिवेश है, इसमें यह आवश्यक है कि पुलिस की भूमिका भी बदले। बिल्कुल, पुलिस तभी सार्थक है, पुलिस की तभी प्रासंगिकता है जब पुलिस आम आदमी तक पुलिस पहुंच सके। बिल्कुल, स्मार्ट पुलिसिंग का पहला कॉन्सेप्ट है एक्सेसिबिलिटी टू द पब्लिक, यानी कि आप पब्लिक तक आपकी पहुंच हो। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आप बदलते हुए चुनौतियों के साथ, पहले चोरी गृहभेदन की घटनाएं होती थी, अब साइबर क्राइम की घटनाएं होती हैं। बिल्कुल, तो यानी कि चुनौतियां जब बदलती हैं, अपराध की शैली जब बदलती है, तो एक पुलिस पदाधिकारी को भी बदलती हुई शैली के साथ अपने आप को बदलना होगा, अपने ज्ञान को विकसित करना होगा और अपराध के अनुरूप अपने ज्ञान को, अपनी कारगरता को उसे सिद्ध करना होगा। जी। यानी कि गैजेट्स का यूज़, साइंटिफिक एड टू इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान करना, वैज्ञानिक आधार पर साक्ष्यों का आकलन करना, ये जी। दूसरी बात है। तीसरी बात, आम आदमी को क्या परेशानी करती है? आम आदमी को परेशान करता है ट्रैफिक का जाम, बिल्कुल, आम आदमी को परेशान करता है पब्लिक न्यूसेंस, आम आदमी परेशान करता है कहीं पे कोई जा रहा हो, कोई लड़की जा रही हो, कोई जा रहा हो, उसे कोई छेड़ता हो, कोई स्टॉकिंग करता हो। तो आम आदमी की समस्याओं से कितने हम सेंसिटिव हैं, किस प्रकार से हम उसके प्रति संवेदनशील हैं, इस पर भी कार्य करने की आवश्यकता होती है। जी। तो मेरा अपना ये मानना है कि बदलते आयाम में एक पुलिस पदाधिकारी को स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेटेड हो, बिल्कुल, वो साइंटिफिक तरीके से काम करने के लिए अपडेटेड हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी हो, यानी कि आम आदमी उस तक पहुंच सके
और वो आम आदमी तक पहुंच सके। जी जो समाज में समस्याएं हैं आम आदमी को लेकर जुड़ी हुई, उन समस्याओं के प्रति वो संवेदनशील हो और उसके प्रति वो कार्य कर सके, उसके विरुद्ध वो कार्य कर सके। जी इसके साथ ही पुलिस की छवि को भी बदलना उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसा कि मैंने पहले कहा जी कि ब्रिटिश पीरियड में पुलिस दमनकारी तंत्र थी सरकार की, जी लेकिन जब हमारी अपनी सरकार है, हम लोग तंत्र में हैं, बिल्कुल। तो पुलिस भी समाज का एक पार्ट है। तो ये पुलिस के लिए आवश्यक है कि उसकी छवि बदले, उसकी छवि पीपल फ्रेंडली हो, जो कानून के दोस्त हैं, यानी कि जो कानून के दायरे में जो नागरिक रहते हैं, जो अमन पसंद नागरिक हैं, पुलिस उसकी दोस्त हो, लेकिन जो कानून तोड़ते हैं पुलिस उसके विरुद्ध सख्त हो। बिल्कुल तो ये भी एक उसके कंपोनेंट है। जी तो कई कंपोनेंट उसमें हैं, और ये सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, बदलती हुई चुनौतियों के साथ अपने आप को तैयार करना और उन चुनौतियों का सामना करना। जाहिर सी बात है। ये कई आयाम इसके हैं, बिल्कुल। और भी कई आयाम हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको लेते हैं। बिल्कुल जैसे आतंकवाद की समस्या है, जी नक्सलवाद की समस्या है, जी तो ये भी कई समस्याएं हैं जो स्पेशलिस्ट, हमारा जो विशेष प्रभाग है, जो स्पेशल डिविजन्स हमारे हैं, जी वो इस पर काम करते हैं। अभी एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है जो हम लोग अभी हाल में ही गए थे दिल्ली और हरियाणा पुलिस का अध्ययन करने के लिए, मैं गया था उस टीम में। रिस्पॉन्स, जी स्मार्ट पुलिसिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है रिस्पॉन्स। यदि आप खतरे में हैं, आपने पुलिस को कॉल किया, और पुलिस अगर 1 घंटे के बाद आती है तो फिर वो आने का कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो विक्टिम तक यदि पुलिस जल्दी पहुंचती है, रिस्पांस टाइम कम हो जाता है, तो ये भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बिल्कुल है, बिल्कुल स्मार्ट बहुत पुलिसिंग बड़ी का जाहिर बात सी है। बात क्योंकि आपको उस रिस्पांस टाइम को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना। इसके बाद आप देखिए पुलिस क्या रिस्पॉन्डर है। अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है, फायर होता है, सबसे पहले कौन पहुंचता है डिजास्टर में? जी, जी बिल्कुल। बिल्कुल पुलिस पुलिस पहुंचती है। जाहिर सी बात है। ये तो पुलिस की भूमिका नहीं थी, लेकिन पुलिस का ये जो रोल है समाज में, तो पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी है किसी भी नेचुरल क्लैमिटी में, किसी भी डिजास्टर में। जी बिल्कुल तो ये सभी जो व्यापकता पुलिस के रोल में आई है, ये सब आज के दौर के पुलिस के फंक्शन के ये कंपोनेंट। बताएं आप कि पुलिस के लिए प्रशिक्षण का क्या महत्व है? देखिए, पुलिस में जो चयन होता है बिहार राज्य में, वो 3 लेवल पे होता है, जी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और डीवाईएसपी। इन सभी स्तर पर जो चयन होता है वो डिफरेंट एग्जाम्स के माध्यम से होता है, पर हम जिसे चुनते हैं वो समाज से आया हुआ कोई युवक या युवती, कोई लड़का या लड़की का हम चयन करते हैं। जी अब इस रॉ यूथ को किस प्रकार से पॉलिश करके ऑफिसर बनाना है, पुलिस कर्मी बनाना है, ये प्रशिक्षण का काम है। बिल्कुल माइकल एंजेलो ने कहा था कि आप रॉक को, एक पत्थर को किस प्रकार से शिल्प में विकसित किया जाए, यह शिल्पकार का काम होता है। तो उसी प्रकार से समाज के विभिन्न परिवेशों से चयनित हमारे पुलिसकर्मी, हमारे पुलिस पदाधिकारी प्रशिक्षण के माध्यम से ही पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी बनते हैं। बेशक प्रशिक्षण वो माध्यम है। और एक कोट भी है इसमें, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन कॉम्बैट। क्या बात, यानी कि प्रशिक्षण में जितनी परफेक्शन आप होगी। परफेक्शन होगी या प्रशिक्षण जितना आप ध्यान देंगे, जितना मेहनत करेंगे, बिल्कुल आप कर्तव्य के दौरान आपका उतना ही कम रक्त बहेगा, अर्थात आप ऑपरेशन के लिए तैयार रहेंगे। अब प्रशिक्षण के कंपोनेंट क्या है? जब एग्जाम से लोग चयनित होकर आते हैं, सबका फिजिकल लेवल अलग होता है। बिल्कुल तो प्रशिक्षण का कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस को, यानी कि शारीरिक क्षमता को संवर्धित करना, फिजिकल फिटनेस को इन्हांस करना। जी फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट है,
मेंटल टफनेस है, पुलिस की नौकरी जो है चुनौतीपूर्ण है और कई बार अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो एक पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से स्ट्रांग होना चाहिए, तो मेंटल टफनेस है। इसके बाद आप विभिन्न सब्जेक्ट्स पढ़ के आते हैं, लेकिन एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ पुलिसमैन, आपको लॉ की जानकारी होनी चाहिए। जी। तो जो इम्पोर्टेंट लॉ हमारे हैं, CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, इसके अतिरिक्त जो स्टेट लॉज हैं, बिहार के लिए प्रोहिबिशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। इसके अलावा जो सोशल जस्टिस के लॉ हैं वो जानने की आवश्यकता है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर्स के लिए या इवन फॉर कांस्टेबल्स या DYSP के लिए इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है। पुलिस का मुख्य काम है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, तो अनुसंधान कैसे करना है, कैसे घटनास्थल पर जाना है, कैसे साक्ष्यों का आकलन करना है, किस प्रकार से साक्ष्यों को संकलित करके यदि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को एकत्रित करना है तो किस प्रकार से उसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजना है, सैम्पलिंग कैसे करनी है। जी। तो ये चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग में ही सिखाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार की बातें, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बातें, साइबर लॉज, कंप्यूटर की जानकारी, तो ये सब जो पाठ्यक्रम है ये ट्रेनिंग के दौरान आप सीखते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस की जो खास ड्यूटी है यानी कि फायरिंग, वेपन हम यूज़ करते हैं, तो वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए राइडिंग। जैसे अभी हाल में ही हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर्स का पासिंग आउट परेड बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में संपन्न हुआ पिछले महीने, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार मुख्य अतिथि थे। मैं बताना चाहता हूँ बिहार के दर्शकों को कि हमारी लेडी सब इंस्पेक्टर ट्रेनीज लड़कियों ने इतनी अच्छी घुड़सवारी की, वो मोटरसाइकिल पे हाथ छोड़कर उन्होंने राइडिंग, मोटरसाइकिल को ड्राइविंग दिखाया और हर तरह से वो रिंग ऑफ फायर से जंप किया। तो ये कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग, देखिए आपको क्या करता है, क्या दिलाता है। ट्रेनिंग आपको कॉन्फिडेंस देता है, बिल्कुल। ट्रेनिंग आपके नॉलेज को बढ़ाता है, ट्रेनिंग आपके स्किल को इन्हांस करता है। इसीलिए पुलिस विभाग में ट्रेनिंग की बहुत अहम रोल है पुलिस डिपार्टमेंट में। यानी कि हम कहें कि एक साधारण से शख्स को वो तराशता है और उसे इस काबिल बनाता है कि हीरा जनता की को सेवा अगर आप में। तराशिएगा नहीं तो वो पत्थर होगा। जाहिर सी बात है। बहुत सही बात कही आपने, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने आलोक सर। आलोक सर, आपसे जानना चाहूँगी कि पुलिस की जिम्मेदारी होती है आम लोगों की सुरक्षा की। अगर पुलिस के कंधों पर बोझ है तो आम जनजीवन किस तरीके से सुचारू रूप से चले, आम लोग सुरक्षित महसूस करें। किसी भी राज्य में अगर कोई नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तो वो निर्भीक होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपनी हक की बात करता है। ऐसे में बहुत ही एक बेहतर और बहुत ही सुंदर खूबसूरत समाज का निर्माण होता है। क्या कहना चाहेंगे पुलिस की, अगर हम रोल कहें, अगर पुलिस की भूमिका कहें, कितनी ज़्यादा अहम हो जाती है तब? देखिए, पुलिस की भूमिका अहम कई कारणों से होती है और अभी हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे जी। तो मैं एक बात कहना भूल गया। ट्रेनिंग का कंपोनेंट होता है ड्रिल भी, परेड क्यों हम करते हैं? परेड करने का मुख्य उद्देश्य है बॉडी के मूवमेंट्स का सिंक्रोनाइजेशन। परेड में हम एक ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी और डिसिप्लिन। तो यदि समाज में सभी अनुशासित हो जाएं, सभी समाज में सकारात्मक विचार रखें, तो फिर समाज में समस्या तो होगी नहीं। बिल्कुल। तो ये पुलिस का काम ये है कि ना सिर्फ वो समाज में कानून के माध्यम से इसको स्थापित करने में वो अपनी भूमिका अदा करता है, साथ साथ मेरा ये मानना है कि यदि अच्छे पुलिसकर्मी, अच्छे पुलिस पदाधिकारी स्टूडेंट्स के बीच जाएं, यूथ के बीच जाएं और उन्हें डिसिप्लिन, क्यों हम लोग स्कूल में एनसीसी करते थे, क्यों करते थे एनसीसी? इसलिए कि एनसीसी के माध्यम से एक अनुशासन, एक फिजिकल स्ट्रेंथ का कंपोनेंट आता था, हम परेड भी करते थे उसमें। तो एनसीसी इसलिए स्कूल में डाला गया था कि यूथ के बीच में एक अनुशासन और ग्रुप एक्टिविटी के साथ साथ देश प्रेम की भावना भी जागृत हो। बिल्कुल। तो आज मुझे लगता है कि समाज में ये बहुत आवश्यक है कि यूथ के बीच जाकर हम यदि डिसिप्लिन, अनुशासन, सकारात्मक विचार और
देश प्रेम के प्रति या समाज के प्रति प्रेम या आपस के प्रति प्रेम, यानी कि आप सोशल हार्मनी की बात कीजिए और कंट्री के प्रति, देश के प्रति यदि इंसान के अंदर प्रेम हो तो निश्चित तौर पे वो इंसान बेहतर इंसान बनेगा। ये मेरा व्यक्तिगत मेरा मानना है। और इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हम लोग किसी भी आर्मी ऑफिसर को देखते हैं तो श्रद्धा से देखते हैं, तो पुलिस के लिए भी ये श्रद्धा, ये सम्मान समाज में होना चाहिए। इसमें इसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। हम लोगों को लोगों के बीच जाना होगा, पुलिस को लोगों के बीच जाना होगा, स्कूल में, कॉलेज में। इस प्रोग्राम के माध्यम से यदि मैं पुलिस की कोई सकारात्मक छवि दर्शकों के बीच प्रस्तुत कर सकूं तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए कि इस प्रकार से समाज के निर्माण में कानून का राज हम स्थापित करने में काम करते हैं जी। पर पुलिस कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार से मेरी भूमिका होगी, हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। और अगर हम पुलिस से जितने फ्रेंडली होंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो अपराध की जो दर है वो घटेगी और लोग पुलिस से जाकर बातें करेंगे। यहाँ पर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, चुनौती भरी बातें हो रही हैं, बहुत टेंशन वाली बातें हो रही हैं, लेकिन एक बात और है जो हम अपने दर्शकों से साझा करना चाहेंगे। जी हाँ, आलोक राज सर को इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, तो ये इंटरेस्ट आपको म्यूज़िक की तरफ कैसे हुआ? देखिए, आपने इस इंटरेस्ट के पहले जो बात कही ना शादमा जी, तनाव और चुनौती जी, तो पुलिस की नौकरी में चुनौतियां हैं, तनाव भी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि पुलिसमैन या पुलिस वुमेन के लिए, जो पुलिसकर्मी है, पुलिस पदाधिकारी हैं, इनके लिए, हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी तनाव, अपने चुनौतियों को दूर करने के लिए हम कोई सकारात्मक हॉबी रखें। बिल्कुल। और संगीत से बेहतर मेरे ख्याल से हाँ, इससे कुछ संगीत हो से नहीं बेहतर सकता। बहुत अच्छा नहीं, संगीत है, रीडिंग है जी। क्योंकि आप काम करते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में जी। आपके काम के अंदर एक मैं कहूँगा सख्तता की एक कंपोनेंट होती है जी। पर आप अगर संवेदनशील नहीं होंगे पीड़ितों के प्रति, यदि एक दुखी पीड़ित के आंसू में अगर यदि आपके आंसू नहीं निकलते हैं तो फिर आप एक अच्छा पुलिस पदाधिकारी नहीं बन सकते हैं। आपको वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हम विक्टिम को किस प्रकार से, अक्सर अब शिकायत होती है पुलिस की कि कोई पीड़ित या पीड़िता थाने में गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बिल्कुल। तो उस पीड़ित या पीड़िता का जो दुख है वो दुगना हो जाता है। तो मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि संगीत में आने का जो मेरा मुख्य कारण था वो ये था कि मैं कुछ पॉजिटिव काम कर सकूं। हालांकि पुलिसिंग को मैं एक पॉजिटिव काम मानता हूं जी, लेकिन पुलिसिंग से इतर थोड़ा सा मैं एक ऐसा काम कर सकूं जिसके कारण मेरे जहन में दो बातें आई। जी। एक तो पॉजिटिविटी और दूसरा क्रिएटिविटी। जी। और ये दोनों मुझे लगा कि मेरे इस सफ़र में, लगभग 10 साल का मेरा ये सफ़र है संगीत का, तो 10 साल में ये दोनों मुकाम मैंने हासिल किए हैं। अच्छा आलोक सर, अगर आपसे ये मैं बोलूं, जैसे आपकी बातों को मैं बहुत ही ध्यान से अभी सुन रही थी, आप रियल लाइफ में जो आपकी ड्यूटीज़ आप परफॉर्म करते हैं बतौर एक पुलिस अधिकारी, आप इतने ऊंचे पद पे आसीन हैं, तो डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, अनुशासन और समय पाबंद होना, कहीं ना कहीं संगीत के क्षेत्र में भी देखें तो दोनों ही ये क्वालिटीज़ आपकी डिमांड होती हैं। आप संगीत भी अगर सीखते हैं या संगीत के क्षेत्र में भी हैं तो वहाँ भी आपको अनुशासन बरतना है, वहाँ भी आपको समय का पाबंद रहना है। अगर आप गाते हैं तो कहाँ आरोह है, कहाँ अवरोह है, तमाम बातें उसको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को कितना ज़्यादा आप कॉमन मानते हैं एक वे में? देखिए, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, जैसा कि आपने कहा, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज के यूथ के लिए, आज के परिवेश में टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप टाइम कैसे निकालते हैं? जी। तो टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। आप किस प्रकार से समय को बांधते हैं, या समय को तो आप बांध नहीं सकते हैं, किस प्रकार से आप उस डेली रूटीन को आप इस प्रकार से मैनेज करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं कि आपको टाइम मिल जाता है। जैसा कि आपने कहा, म्यूज़िक या पुलिस की नौकरी, अगर आप परेड पे आपको 8 बजे जाना है तो आप उसी हिसाब से तैयारी करते हैं, वर्दी पहनते हैं, आप पहुंच जाते हैं परेड पर, सलामी लेते हैं या सलामी देते हैं, परेड करते हैं। तो उसी प्रकार से संगीत है, यदि 8 बजे से आपको रियाज करना है
तो 8 बजे आप रियाज के लिए रेडी हो जाते हैं। बिल्कुल तो ये तो दिनचर्या में ढालने की बात है। बात है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। इन दोनों चीज़ों को हम देखें तो आज के जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं से सीखने की ज़रूरत है, उन्हें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए तमाम चीज़ों को इक्वली बैलेंस करते हैं, घर भी, परिवार भी, जिम्मेदारी भी, आपका शौक़ भी। क्या कहना चाहेंगे, आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? दूरदर्शन बिहार और बिहार बिहान के माध्यम से मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि मित्रों, आपके अंदर असीम ऊर्जा है, बिल्कुल आपके अंदर असीम ताकत है, असीम शक्ति है। आवश्यकता है कि इस ऊर्जा का आप संचालन सकारात्मक रूप से सही दिशा में करें। बेशक। दूसरी बात, इसके लिए आवश्यक है कि आपके जीवन में एक अनुशासन हो, आपकी दिनचर्या में अनुशासन हो, और जो ट्रेडिशनल चीज़ें थीं जो हम छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, यानी कि पढ़ना, जी पुस्तकों को पढ़ना हम भूल गए हैं, अच्छे लेखों को पढ़ना हम भूल रहे हैं, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना हम भूल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो वर्षों से, सदियों से स्थापित हैं, हम उनको भूलकर अलग संस्कारों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सोशल मीडिया के संस्कार हैं। जी, जी हम किताबों पर ना जाकर हम सोशल मीडिया से ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते हैं। तो मेरा ये कहना है अपने युवा दोस्तों से कि आप एक तो जिस जगह आप हैं, जी स्टूडेंट हैं तो पूरे कस के पढ़ाई करें। यदि आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी पूरी शक्ति के साथ तैयारी करें। यदि आप कोई और काम कर रहे हैं तो अपनी पूरी एकाग्रता, पूरी शक्ति के साथ आप उस काम को करें। बिल्कुल साथ साथ यदि आपके अंदर कोई हॉबी है, किसी चीज़ का पैशन है, तो आप उसको छोड़िए नहीं। जी वो पैशन, वो हॉबी को अपने अंदर जिंदा रखिए। हो सकता है कि आपको समय कम मिले तो आप उस काम को उस समय ना कर पाएं, लेकिन जब कभी मौका मिले, जब कभी समय मिले, फोटोग्राफी करने का शौक़ है, कभी गंगा किनारे जाकर कुछ फोटोग्राफी कर लिया। कुछ लिखने का शौक़ है तो कभी छत पर बैठ के कुछ लिख लिया। बिल्कुल पढ़ने का शौक़ है तो कभी किसी अच्छी पुस्तक को निकाल कर पढ़ लिया। गाने का शौक़ है तो कभी कुछ गुनगुना लिया। पेंटिंग का शौक़ है तो कभी कुछ पेंट कर लिया, कुछ ब्रश चला दिया कैनवास पर। तो कई टैलेंट हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं। वादन का शौक़ है, इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो कभी कुछ बजा लिया। आप एंकरिंग क्यों करती हैं? आपको ये शौक़ था, तभी तो आप एंकरिंग कर रही हैं ना। एंकरिंग भी एक हॉबी है, एक पैशन है। जी। मैं कॉलेज के दिनों में एंकरिंग भी करता था प्रोग्राम में। क्या बात है। तो ये आप इसको अगर जिंदा नहीं रखिएगा तो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल अब युवा दोस्त पूछेंगे कि टाइम कहाँ मिलता है? टाइम मिलेगा, आप टाइम मैनेज कीजिए। प्रॉब्लम क्या हम लोग के साथ हो रहा है आज के युवाओं में, विशेष तौर पर मैं अपने घर में भी देखता हूँ अपने बेटे बेटियों को, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम निकलता है उनका, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य जो सोशल मीडिया के माध्यम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमेशा खराबी हैं, उनसे भी जानकारी मिलती है, लेकिन आपको एक देखना होगा कि मैं कितना टाइम किस चीज़ पे दे रहा हूँ। जी आज की एक बहुत बड़ी समस्या युवाओं के बीच में है कि हमारे खेल के मैदान खत्म हो गए हैं। बिल्कुल। हम लोग शाम में जरूर खेलते थे अपने टाइम में। मैं तो खेल संघों से भी जुड़ा रहा हूँ, भारतीय क्रिकेट, महिला क्रिकेट टीम का मैं विश्व कप में मैनेजर भी रहा हूँ। तो आप आज के युवा क्या है, वो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, खेल से दूर हो रहे हैं। ज़्यादा टाइम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे बीतता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो शारीरिक क्षमता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट रुक जाता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट रुकता है, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। और स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं होता है तो स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं रहता बिल्कुल है। नहीं। और कहते भी कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो आप जी सब चीज़ कीजिए ना, थोड़ा म्यूजिक सुनिए, थोड़ा खेलिए, पढ़िए। चुनौती है, कंपटीशन भी है, मैं मानता हूँ, बहुत कंपटीशन है, लेकिन उसी में आपको रास्ता बनाना होगा। और मेरा ये मानना है कि यदि आप अपने पर्सनालिटी में टोटलिटी अगर लाइएगा और अपनी दिनचर्या में यदि आप ठीक से टाइम मैनेज कीजिएगा तो अभी भी समय निकलेगा और आप निश्चित तौर पे सफल होइएगा। पर आवश्यकता है कि आप सफल होने के लिए पहले वो सपना देखें, बिल्कुल, और उस सपने को हासिल करने के लिए
आप अपना रास्ता बनाएं। बिल्कुल, और वो सपना जो आपको सोने ना दे, ऐसा सपना देखना होगा। और बहुत सही बातें कही प्रतिभा सर ने कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज के युवाओं को फोकस करना ज़रूरी है कि वो अपना टाइम किधर दे रहे हैं। फिलहाल सर मैं चाहूँगी कि जो दर्शकों से हमने वादा किया था जी। कि हम सर से गायकी उनकी सुनेंगे, तो चाहूँगी कि आप हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाएं। मैंने 3 एल्बम किया है। मैं विगत 10 वर्षों से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हूँ, जी स्टूडेंट हूँ। मेरे गुरु हैं पटना के ही अशोक कुमार प्रसाद सर। 10 साल का ये सफ़र जो संगीत का हुआ, मैंने 3 एल्बम किया है। जी पहला एल्बम मैंने किया साईं अर्चना, जो साईं बाबा के भजनों पर आधारित है, टी सीरीज ने रिलीज़ किया। दूसरा एल्बम मैंने किया देश के विख्यात साहित्यकार और कवि पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज की कविताओं पर आधारित एल्बम है नीरज के गीत, ये भी टी सीरीज ने रिलीज़ किया। और तीसरा एल्बम मैंने किया देश के महान गज़ल राइटर लिरिसिस्ट दुष्यंत कुमार जी की गज़लों पर आधारित एल्बम दुष्यंत कुमार की गज़लें। ये तीनों एल्बम यूट्यूब पर हैं। मैं आज अपने इस दर्शकों को अपने एल्बम दुष्यंत कुमार की गज़लों की ये खूबसूरत गज़ल के कुछ चंद पंक्तियां मैं सुना रहा हूँ। बहुत ही पॉपुलर है, कई बार आप लोगों ने कई जगह सुना होगा। जरूर। मेरे एल्बम की गज़ल है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। बहुत खूब। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। और यही बिल्कुल, खासियत बिल्कुल। है, और इसी खासियत का कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया था कि बहुआयामी प्रतिभा के धनी धनी हैं, हमारे बिल्कुल। बीच, हमारे जो आज विशेष मेहमान मौजूद हैं। आलोक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी दिलचस्प बातें की और इतनी विशेष अपनी आवाज़ जो गायकी से हमारे दर्शकों की जो दिन की शुरुआत है, वाकई बहुत ही एक इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं अपने आप में आता है कि हम इतनी सारी चीज़ों को भी कर सकते हैं, बशर्ते टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, एकाग्रता ज़रूरी है और संतुलन ज़रूरी है। आप हमारे कार्यक्रम में आए आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आप यहाँ आए और हमसे इतनी सारी बातें की। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ हमारे आज के विशेष मेहमान आलोक राज सर साहब, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ जाना। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो अपने फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि हमें रहता है आपके प्यारे प्यारे ख़तों का इंतज़ार। तो हमारा पता जल्दी से नोट करें और हम तक आपके विचार ज़रूर पहुँचाएँ। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8,00,000 और हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।